हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो एज वी नो कि हम लोगों ने फेडरलिज्म चैप्टर क्लास 10th का शुरू कर लिया था, जिसका लेक्चर नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इस चैप्टर को पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। लास्ट क्लास में हमने फेडरलिज्म का मतलब, उसके की फीचर्स, उसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा एंड समझा, एंड कैसे एक फेडरल कंट्री बनती है, क्या आइडियल उसके 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। हमने ये सारी बातें ऑलरेडी समझ ली है। आज हम आगे चलेंगे, देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी कर लिया था। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं, फेडरलिज्म का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। आइए, अब फेडरलिज्म यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कैसे अपनाई जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देता है। हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दो हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाई जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि काम करने में, इधर उधर जाने में, बातचीत करने में, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और वो है हमारी हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, और हमारे देश में ये फेडरलिज्म कैसे की जाती है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन सिर्फ वो प्रोविजन से ही नहीं चलती पूरी इंडिया। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके का लोकतंत्र है आपके यहाँ, क्या वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, चॉइसेस दिए जा रहे हैं लोगों को फॉर वोटिंग, या क्या है, कैसा डेमोक्रेसी है, किस तरीके से पावर्स आर डिवाइडेड, ये सब जहाँ पे मेंशन्ड होगा उसी तरीके से पता चलेगा कि वहाँ की फेडरलिज्म कैसी है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कैसे फॉलो की जा रही है, कितने लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये तभी पता चलेगा उसकी नेचर से, डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। तो हमारी इंडिया में 3 टेस्ट किए गए टू टेस्ट फेडरलिज्म, ये देखने के लिए कि हमारी इंडिया में कितनी सक्सेसफुल है हमारी फेडरलिज्म। यस, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। तो उसके हमने 3 टेस्ट किए। 3 मेजर टेस्ट कौन से किए मेरे बच्चों। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है बच्चों लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। Actually, not just language. Our India have a diverse population on the basis of language, caste, religion, color, etc., etc. तो वो सभी चीज़ें थे, क्योंकि देखो पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, राइट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि पंजाबी, तो आपके दिमाग में सीधा पंजाब आ जाएगा। लेकिन दिल्ली अगर बोल दूंगी तो क्या आएगा, गाना याद आ जाएगा, दिल्ली से है। कहने की बात यह है, नॉट एवरी स्टेट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, नॉट एवरी स्टेट। अब दिल्ली जो है वो अलग अलग कल्चर पे बेस्ड है, मिक्सचर ऑफ वेराइटी ऑफ कल्चर, रिलीजन, कास्ट पाए जाते हैं। तो इट इज नॉट कंपल्सरी, बट येस, टू मेक देम फील सेफ, टू मेक देम फील अकोमोडेटेड, इसीलिए बनाए गए लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई, कैसी है हिंदी, कैसी है इंग्लिश, कहाँ बोली जाती है, कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सब। नाउ लास्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर मतलब जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट टेस्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। बहुत सारे स्टेट्स पार्टीशन के टाइम पे ख़त्म हो गए और बहुत सारे नए स्टेट्स बने भी।
In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. जब ये बात उठी थी ना कि हम लैंग्वेज स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते हैं, तो हमारे जो बड़े, यार देखो, हमारे घर में एक बूढ़े माँ बाप हैं जिसके आगे 2 बेटे हैं और आगे 2 बहुएं हैं और उनके भी बच्चे हैं. तो बेटा जब घर में ये बात उठेगी ना कि तू अपनी फैमिली का खर्चा उठा, मैं अपनी फैमिली का खर्चा उठाता हूँ, 2 भाइयों के बीच में एक घर में रहते हुए, तो बूढ़े माँ बाप के दिल में धुक धुक होनी शुरू हो जाएगी कि अब तो बंटवारा ना हो जाए ये डिवीजन करने से. तो यहाँ पे भी हमारे देश के लीडर्स जो थे वो डर गए थे कि अरे यार अगर ऐसा हो रहा है, ये अलग अलग लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बन रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, हमारी कंट्री बट ना जाए. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बंटवारा ना हो जाए. ठीक है बच्चों, तो वो डर भी गए थे ये बनने की वजह से. अब आती है लैंग्वेज पॉलिसी. ये हमारी इंडिया में फेडरलिज्म चेक करने का दूसरा टेस्ट था, सेकंड मेजर टेस्ट. ये तीनों पॉइंट्स आएंगे जब भी आएगा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. तो उसको चेक करने के लिए वी डिड 3 टेस्ट. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक, सेकंड इज लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशन. नाउ लैंग्वेज पॉलिसी में आ गया सेकंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी. नाउ व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज तो किसी भी एक लैंग्वेज को नहीं बोला है. हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज पहले तो, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन. देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज. कहने की बात यह है, जब हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, लेकिन जब ये डेटा एकत्रित किया गया कि वो तो सिर्फ 40% भारतीय बोलते हैं, तो देखा गया नहीं भाई, हमें तो दूसरी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा. उसमें इंग्लिश भी है और उसमें और भाषाएं भी हैं. हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस. मेरे बेटा एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है MCQ, how many languages are scheduled beside Hindi? So the answer is 21. But if question आता है how many languages are scheduled in India, तो 22 लिखना है, क्योंकि वहाँ पे वो beside हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हिंदी के अलावा नहीं बोल रहे हैं. तो टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस. 22 लैंग्वेजेस को हमारे संविधान ने रिकॉग्नाइज किया है. उन तो टोटल 22 इन नंबर है. जब बिसाइड हिंदी लिखा आएगा देन यू हैव टू टिक 21 नंबर. जब टोटल लिखा आएगा तो यू हैव टू टिक 22 नंबर. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अभी तो लग रहा होगा अरे मैम ये तो पता ही है क्या बता रहे हो, लेकिन आप लोग एग्जाम में गलती कर जाते हो, इसीलिए आई एम टेलिंग यू. ओके, a candidate in an examination conducted for the central government positions may option to take the examination in any of these languages. और जितनी भी scheduled languages हैं, जिसमें संस्कृत आती है, मराठी आती है, बहुत सारी languages 22 आती हैं, सिंधी आती है, आपके बुक में तो एक चार्ट भी है. तो अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पेपर दे रहा है तो उसके पास ऑप्शन होगा, वो किसी भी भाषा में दे सकता है, जो भी उसकी भाषा है, scheduled लैंग्वेज में से किसी भी भाषा में वो क्या कर सकता है, वो पेपर दे सकते हैं. क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं. According to the constitution, to the use of English for official purposes was to stop in 1965. तो कहा जा रहा था कि अब तो अंग्रेज हमारे देश से चले गए, तो अब उनकी अंग्रेजी का क्या काम. तो 1965 में दैट इज आफ्टर द पटिशन, और उसके बाद भी लाइक 47, 57, 67, 18 ईयर्स अप्रॉक्स कहा गया कि इंग्लिश भाषा का बोलना रोक दिया जाएगा. बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. क्योंकि बेटा अगर आपको पता हो, साउथ साइड पे कर्नाटका हो गया, साउथ साइड पे केरला हो गया, उन लोगों की हिंदी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, उनकी इंग्लिश इज बेटर.
तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुआ, वो तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट टर्न भी ले गया था कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को आप बहिष्कार नहीं कर सकते हो, हमें इंग्लिश भाषा बोलना अलाउ किया जाए। अब याद करो पावर शेयरिंग चैप्टर, डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वही वाली चीज़ें याद करो। वहाँ पे बेल्जियम ने तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया था? श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म दे दिया। अगर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स हिंदी को ही सिर्फ महत्वता देते, इतने सारे लोगों की डिमांड्स को ठुकरा देते और इंग्लिश को बैन कर देते, तो क्या होता? डिसइंटीग्रेशन हो जाता, सिविल वॉर क्रिएट हो जाती। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट करी और ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को। तो बेसिकली उन्होंने गुड डिसीजन लिया पूरी कंट्री के लिए, कोई क्योस नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं, नथिंग हैज हैपेंड। Okay, promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that central government can impose Hindi on states where people speak a different language. बेटा obvious सी बात है, हिंदी को प्रमोट किया गया, हिंदी भाषा के लिए लड़ा गया, लेकिन not in that manner कि नहीं तू तो हिंदी ही बोलेगा, बोल बोल, उसे आती ही नहीं है, वो कैसे बोलेगा? तो ऐसा किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग हिंदी बताया गया। The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. तो बेटा जी आपको मैंने अभी बताया कि श्रीलंका में तो इस सब चीज़ों की वजह से सिविल वॉर हो गई थी, हमने इस चीज़ को संभाल लिया था। यार आप तो आज का सच जानते ही हो कि what importance does English plays in your life, in your in your upbringing. इंग्लिश इज़ अ मस्ट नाउ। अब इंग्लिश आना एक बहुत ही एक एक बेसिक चीज़ है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। इट्स अ मस्ट थिंग, क्योंकि आज अपने बच्चे का आप एडमिशन कराने भी जाओगे इन फ्यूचर तो वो आपकी भाषा, मतलब आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन व्हेन आई वेंट टू द स्कूल, अपने घर के बच्चों के स्कूल हम जाते हैं किसी पीटीएम में या किसी चीज़ में, सामने वाला टीचर हिंदी में बात करता ही नहीं है। वो ये नहीं पूछता कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है या आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, वो बोलना शुरू हो जाता है। इफ़ द सामने वाला पर्सन हिंदी में बात भी कर रहा है, देन ओनली द टीचर कीप्स ऑन सेइंग इन इंग्लिश। अरे यार, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, आई जस्ट नो कि एट प्रेजेंट इंग्लिश इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मैकडोनल्ड्स में ऑर्डर देने जाओ, अब बच्चे की पीटीएम में जाओ, या आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। योर ऑल टेक्स्ट बुक्स एक्सेप्ट हिंदी आर इंग्लिश। यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग एसएसटी इन इंग्लिश, यू आर लर्निंग मैथ्स इन इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश इन इंग्लिश। तो दैट इज व्हाट इंग्लिश हमारे देश पे एक छाप छोड़ के गया, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो हर जगह बोली जाती है। कहीं कुछ नहीं आता होगा तो इंग्लिश तो आती ही होगी, ऐसा चीज़ माना जाता है। तो इसीलिए आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो कि सही है या नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि बात सही है या नहीं है, लेकिन आई जस्ट नो कि दिस इज द रियलिटी। ओके, चलो, तो दिस वाज लैंग्वेज पॉलिसी, दैट इज नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश आर योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, द थर्ड एंड द लास्ट टेस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी वॉज द सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक शादी में, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाए रखना और साथ रहने का वादा रखना इज द की फीचर्स, राइट। ऐसे ही हमारे देश में था कि दो सरकारों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर होना चाहिए, साथ में रहने का वादा होना चाहिए। सेम इज देयर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. 1990 में there was the rise of regional political parties, बहुत सारे states में. This was also the beginning of the era of coalition government. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had led to enter into alliance with many parties. क्या हुआ बेटा, पहले ना बीजेपी की सरकार ने इलेक्शन लड़े, वो हार गए। 1986 की बात है, आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी पार्टी से ना अलायंस बनाया, अलायंस।
I think I don't know I have discussed or not, but alliance is basically before the elections. Election से पहले आप parties के साथ merge हो रहे हो to become more bigger, it's alliance, and coalition is after the election results. आप पावर में आ गए, दूसरे लेवल पे कोई दूसरी पार्टी पावर पे आ गई, आप मिल के काम कर रहे हो, देश चला रहे हो, वो कोalition होती है. तो उन्होंने बहुत सारी रीजनल पार्टीज का साथ लिया और 1988 के इलेक्शन में वो जीत गए. 88 है 98 है, मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसा हुआ था. एनडीए इन सब की अलायंस बनी और बीजेपी सरकार जीत गई थी. ठीक है, सिंस नो सिंगल पार्टी, ये तो हो गया. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट टू द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव इन टूडेज देन इन इट वॉज, पहले से बेटर अब है. डिविजन ऑफ पावर इज रिस्पेक्टेड, पीपल आर नॉलेजेबल, पीपल नोज हाउ टू मैनेज अ कंट्री. तो कोलिशन गवर्नमेंट, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे आपको पता है अभी एट प्रेजेंट सेंट्रल लेवल पे इज बीजेपी एंड आपकी अलग अलग जगहें होंगी, बट हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे इट्स आम आदमी पार्टी. ऑल्दो दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से हमारे पर पूरा राज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट स्टिल. ठीक है, तो ये दोनों क्या बना के बैठे हुए हैं, कोलिशन गवर्नमेंट. लेकिन अलायंस में क्या होता है, पहले तो शेड्यूल लैंग्वेज बताया. अलायंस में क्या होता है, चलो अलायंस में सपोज बीजेपी है, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज, रीजनल मतलब डिस्ट्रिक्ट पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज के वोट्स को गैदर कर लिया और वो खुद एक बड़ी पार्टी बन गई. तो शेड्यूल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो हमारे 8th शेड्यूल में, अच्छा ठीक है, 8th शेड्यूल में डाली गई है. ठीक है बेटा. डिसेंट्रलाइजेशन आ चुका है. आई होप आपको यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा. अभी तक नहीं हो तो प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल आंसर, नो प्रॉब्लम, बता दीजिएगा बच्चों. चलिए, डिसेंट्रलाइजेशन आया 1992 में. 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन आया और इसमें क्या हुआ, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इसे कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन पे जो पावर है उसको डिवाइड कर रहे हो, तो इट्स डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को डिवाइड करना अमंग सेंट्रल और स्टेट से थोड़ी पावर ले ली और उसको लोकल टायर बनाया, थर्ड टायर बनाया, उसको दे दी. तो यानी कि इस चीज में इंट्रोड्यूस हुआ थर्ड टायर. अभी तक 2 टायर से थर्ड टायर इंट्रोड्यूस हुआ. And that was local government, लोकल सरकार. ठीक है बच्चों, तो थर्ड टायर आ गया है 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन में. So federal power sharing needed another tier of government and hence government power was decentralized. Decentralization was done so that large number of problems could be settled at local level. Yes, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रखता है, वाइस प्रिंसिपल टीचर्स रखता है, टीचर्स मॉनिटर्स बनाती हैं. क्यों? अपना प्रेशर कम करने के लिए. सेम इज हैपनिंग हेयर. इफ द थर्ड टायर इज मेड, इट इज मेड टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भार को कम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई. A major step toward decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. क्योंकि अगर आप पावर्स नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा खुल के, तो पावर्स दी गई काफी. ओके, अब क्या क्या प्रोविजंस आए आओ देखते हैं. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन पहले मैं आपको बता दूं, पहले से ही था बेटा. ये जो पंचायत हैं, ये जो समितिज हैं, ये पहले बन चुकी थी, लेकिन इनको एक एक चेहरा, एक पहचान मिली डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट आने के बाद. उससे पहले उनको पहचान नहीं मिली थी.
So what happened? It is constitutionally mandatory to hold regular elections for local government bodies. Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes. तो क्या हुआ बच्चों, पहले जैसे सेंट्रल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही लोकल लेवल के भी अब इलेक्शंस हुआ करेंगे रेगुलर मैनर में. साथ ही साथ सीट्स रिजर्व की गई विमेन के लिए, एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए. विमेन के लिए 1/3 सीट्स वर रिजर्व्ड. एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट, 1 मार्कर क्वेश्चन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन. इफ यू नो, इलेक्शन कमीशन जो होती है वो पूरे इंडिया के इलेक्शंस को संभालती है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस को देखती है. Has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. What is panchayat? Rural level. What is municipalities? Urban level की local governments. तो panchayats is in rural area and municipalities is in urban area. Okay? चलिए. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. Obviously बात है, कुछ तो powers भी देनी पड़ेंगी local government को, और साथ ही साथ कुछ कुछ resources भी. resources बोले तो पैसा, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है. We need money to perform इतनी सी activity भी. We need money, right? Okay? Okay. Now what is पंचायती राज? तो पहली बात तो बेटा जी, कौन से एरिया में मैंने आपको बताया, ये रूरल एरिया की हम बात कर रहे हैं. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टायर्स और 3 लेवल्स. एट द विलेज लेवल देयर इज अ ग्राम पंचायत. एट द ब्लॉक लेवल देयर इज अ ब्लॉक मंडल. एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज अ जिला परिषद. तो ये लेवल्स ऐसे हैं कि सबसे लोअर लेवल पे आ गया आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर इससे ऊपर उठे ब्लॉक मंडल, सारी पंचायत को मिला के, फिर इससे ऊपर उठे तो जिला परिषद. यहां सारे एमपीज एमएलएज आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच जाता है. तो ऐसे चल रहा है लेवल्स. ठीक है. ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत. एक पंचायत होंगे जिसमें अंदर एक सरपंच बैठे होंगे और 5 उनके मेंबर्स होंगे. दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन जो उस एरिया में रह रहे हैं. इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. जैसे हमारे यहाँ कोई भी केस डाला जाता है, यहाँ पे पंचायत बिठाई जाती है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of ग्राम सभा. तो ये सारी की सारी पंचायत को देखती है ग्राम सभा. It has to meet at least twice or thrice in a year. तो सारी पंचायत ग्राम सभा बन गई और इनको 2 से 3 बार मिलना होगा ताकि ये बजट को डिसाइड कर सके कि क्या विलेज में कैसे करना है. क्या फंक्शंस है ग्राम पंचायत के एंड देन पंचायत समिति. ये इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स, ये रिव्यू करते हैं उनकी परफॉर्मेंस और ये उनके काम को सुपरवाइज भी करते हैं, देखते हैं. पंचायती समिति, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल. मैंने आपको पहले ही बताया था. इन सारे छोटे छोटे, देखो ना, छोटे छोटे कस्बों की पंचायत को मिला के बड़े लेवल का क्या बना दिया जाता है, ब्लॉक या मंडल. द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंट बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया. और इन सबको इलेक्ट किया था, फिर इन सबको जोड़ के बन जाएगा आपका जिला परिषद. आ गया ना, जिला परिषद. तो ऑल द पंचायत समिति या मंडल. तो सबसे बड़ी बात, पंचायत मिलके क्या बन गई, ब्लॉक या मंडल. ब्लॉक मंडल मिलके क्या बन गए, जिला परिषद. Most members of the Zilla Parishad are elected members of Lok Sabha and MLA of that district, and some other officials of the other district level bodies are also its members. जिला परिषद चेयरपर्सन, जो इनके चेयरपर्सन है, वही इनके पॉलिटिकल हेड हैं. तो जिला परिषद के हेड कौन है, चेयरपर्सन. 1 मार्कर क्वेश्चन.
कि जिला परिषद के हेड कौन है? चेयरपर्सन। जिला परिषद सी है, जिला परिषद सी है, यानी कि उनके चेयरपर्सन। सी मतलब चेयरपर्सन, ठीक है। चलिए 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 आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं बच्चों अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में भी टाउन्स और सिटीज होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली लोकल बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। टाउन्स में होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज, बिग सिटीज में होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये चीज याद रखिएगा। रुको, हम तुमको समझाते हैं। कहाँ गया? ये रहा, न्यू स्लाइड लेके समझाते हैं, क्योंकि इसी के बाद हमारा ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, है ना भाई। चलिए, तो कह रहे हैं पहली बात तो जो हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा थर्ड टायर है मेरी जान, वो दो पार्ट्स में बट गया। एक बट गया रूरल एरिया में और एक बट गया अर्बन एरिया में। अब रूरल में हमने बात करी कि सबसे छोटे लेवल पे आती है पंचायत। इन सारी पंचायत को अलग अलग एरियाज के पंचायत को जोड़ोगे तो बन जाएगा ब्लॉक, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। इन सबको जोड़ोगे तो बन जाएगा जिला परिषद। और जिला परिषद क्या है? सी है। तो जिला परिषद का कौन हेड हो गया बच्चों? चेयरपर्सन हेड हो गया। ये कॉम्पोजिशन हो गई रूरल एरिया की। अब हम बात करते हैं अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में बच्चों टाउन्स भी होते हैं और सिटीज भी आती हैं, ठीक है। अब हमने यहां बात करी कि टाउन्स जो है उनकी है म्यूनिसिपैलिटी और सिटीज की है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इसकी है म्यूनिसिपैलिटी। अब इनके अगर हम पॉलिटिकल हेड की बात करें, बड़े कंफ्यूजिंग है यार, बड़ा सिमिलर नाम है। तो देखो जी, मेरी तो एक ट्रिक है, याद रहे तो रख लेना, हंसना मत। मेरी तो यही ट्रिक है भैया, समझ आए तो बढ़िया, ना आए तो और बढ़िया। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन है? मेयर। याद कैसे करेंगे? एमसी है मेयर। याद कैसे करेंगे? एमसी है मेयर, ठीक है बच्चों, क्लियर है? भूलोगे ही नहीं, ट्रस्ट मी, मेरे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, भूलते ही नहीं है, सब भूल जाते हैं, ये नहीं भूलते हैं। तो एमसी है मेयर, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड है मेयर। और म्यूनिसिपैलिटी इनका होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो इनकी ट्रिक क्या है? म्यूनिसिपैलिटी पूरा सिस्टम ही मतलब है एमसी, पूरा सिस्टम ही एमसी है, म्यूनिसिपैलिटी एमसी और एमसी है मेयर। कभी नहीं भूलोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, याद करना है। हेड आ जाएंगे। जिला परिषद का, जिला परिषद सी है चेयरपर्सन, एमसी है मेयर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड है मेयर, म्यूनिसिपैलिटी है एमसी, म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स, ये छोटा सा फ्लो चार्ट, इसको ज़रूर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट्स में थैंक्स लिखना मत भूलिएगा। बेटा ये चीज़ नहीं भूलती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इतना तो एक्सपीरियंस बताता है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर फेडरलिज्म असूलन ख़त्म होता है। कुछ भी रह गया हो तो आप बता देना यार, कुछ भी रह गया हो, वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो बता देना। एक बार
5 मिनट लगा के जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या है इनके क्वेश्चन आंसर्स में, कैसे आ सकते हैं। जैसे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, तो बेटा जी लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, ये आपको बताने होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा ही, देखो बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि ये जो लेक्चर है ऑब्वियसली बात है आपके पास रिकॉर्डेड आ रहा है, तो अगर आपको ये लेक्चर ऐसे लेक्चर्स ऐसे पढ़ाई आपको अगर लाइव बेसिस पे चाहिए तो आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि साइंस एंड फन की ऐप पे है। 10th का बोर्ड फाउंडेशन बैच है जो आई थिंक अराउंड 1100 रुपये का है पूरे साल का, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST चारों सब्जेक्ट मिलते हैं। साइंस बाय आशु सर, SST मैं, उशांक सर मैथ्स, इंग्लिश दीपिका मैम, हम सब आपको लाइव पढ़ाते हैं। वीक में 3 से 4 दिन मिलते हैं फिक्स्ड टाइम पे, फिक्स्ड टाइम टेबल पे, एंड वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं। वहाँ पे जैसे अभी मेरी इस क्लास जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके बाद ही मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो प्रॉपर टेस्ट होते हैं, टेस्ट करेक्शंस होती हैं, MCQ टेस्ट होते हैं, मार्क्स आते हैं। जैसे हम ऑफलाइन को पढ़ा रहे हैं साथ साथ हमारा ऑनलाइन का बैच चलता है, यहीं पे आगे ही मेरे बच्चे बैठे होते हैं सारे ऑफलाइन के। आज मैं स्टूडियो से, ऑफिस वाले स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यही बच्चे बैठे होते हैं। तो उनको अब ये जो हमने ट्रिक्स बताई, ये ट्रिक्स ऑफलाइन और उनके साथ जब मिल के होती हैं तो हंसी मजाक होता है, मस्ती आती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप हमारा पेड बैच साइंस एंड फन की ऐप से, साइंस एंड फन की ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से उस पेड बैच को परचेज कर लो। पूरे साल का वही कॉस्ट है। बस कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि तीनों के तीनों टेस्ट आपको लिखने होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो। पंचायती राज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताना है इसके अंदर, जैसे कि कैसे बनती है, लेवल्स विद एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि कैसे सारी वो ग्रुप होती हैं, देन वो कैसे बन जाती हैं, कौन इनका पॉलिटिकल हेड है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना होगा पूरा का पूरा। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है सारा। 3rd टायर आया, शेड्यूल SC ST OBC के लिए सीट रिजर्व की गई, विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई, रेगुलर इलेक्शंस किए गए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 2 ऑफ फेडरलिज्म इज ओवर गाइस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पहले तो कि मैम ये वाला चैप्टर करवाओ, अब ये वाला चैप्टर कराओ, ज़रूर बताना। एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स हों तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम कर दीजिएगा, DM कर दीजिएगा। LCS आप जो भी चैप्टर लिखेंगे वही नेक्स्ट कराया जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है इसकी PPT आपको मिलेगी साइंस एंड फन की ऐप पे, वहाँ आपको YouTube लेक्चर्स के साथ ये PPT भी मिल जाएगी जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 1 के जो भी टॉपिक था उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके साथ लगे हुए हैं। ये लेक्चर नंबर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसके पीछे लगा दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से खत्म होता है। इसके NCERT में ना ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे, वरना मैं वो भी लेके आती। उसके MCQ 1-2 हैं और जनरल क्वेश्चन ही थे, तो वो उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ, बाय बाय।